Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक अफसोसनाक खबर देश से दूर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वहाँ के आबू धाबी से। यूपी की एक 33 साल की लड़की जिसका नाम शहजादी है, 20 सितंबर के बाद यानी आज 6 सितंबर है, 14 दिन और बचे हैं। 14 दिन के बाद कभी भी उसे सजाए मौत दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ की अदालतें, दो अदालतें अपना फैसला सुना चुकी हैं। और अब यूएई में 2020 की अगर बात करूँ, 2020 तक वहाँ संगसार कर यानी पत्थर मारकर सजाए मौत दी जाती थी। लेकिन चूँकि यूएई में अब दुनिया के हर देश के लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत ही क्रूर तरीका है। तो उन्होंने मौत देने के तरीके में बदलाव किया, कानून बदला और 2020 के बाद एक नया कानून बना। अब कानून ये है कि वहाँ जिसे भी सजाए मौत दी जाएगी उसे पत्थर मारकर या संगसार कर मौत नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे गोली मारकर सजाए मौत दी जाएगी। इस वक्त शहजादी अबू धाबी के अल बाटवा जेल वहाँ पर बंद है। और अल बाटवा जेल में बंद शहजादी की मौत की तारीख फिक्स की गई है 20 सितंबर के बाद कभी भी। हालांकि ये मौत उसकी टल गई, उसका थोड़ा सा नसीब अच्छा था, वरना उसकी पहली मौत की तारीख 2 मई 2023, 2 मई 2023 थी, जब उसे सजाए मौत दी जानी थी। लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त अबू धाबी में सैलाब आ गया, बाढ़ का पानी हर जगह। उस वक्त की आपने तस्वीरें देखी होंगी। तो सैलाब के आने की वजह से सारी जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब उसी तरफ उलझ गया और ये सजाए मौत रुक गई। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ हुई थी, वहाँ की एक रॉयल फैमिली की डेथ हो गई थी। तो रॉयल फैमिली की डेथ होने की वजह से भी शहजादी की सजाए मौत की तारीख टल गई। तो 2 मई 2023 को सजाए मौत दी जानी थी, वो टल गई। लेकिन अब मौत की नई तारीख निकाली गई है और वो है 20 सितंबर के बाद कभी भी, यानी वो हो सकता है 21, हो सकता है 22। शहजादी की ज़िंदगी और मौत के बीच ये 15-16 दिन है। और इन 15-16 दिनों में शहजादी के गरीब माँ बाप जो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में रहते हैं, उन्होंने यूपी के सीएम से लेकर देश के पीएम, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूएई के रूलर, एम्बेसी, यूपी के गवर्नर, मतलब जिस दर से जो उम्मीद है उस दर को खटखटाया, वहाँ लेटर भेजा है कि किसी तरह उनकी बेगुनाह बेटी शहजादी को बचा लिया जाए। अब शहजादी बेगुनाह है या कसूरवार? शहजादी के भाई ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा है और उस ख़त में ही शहजादी की पूरी कहानी है। अब 15 से 16 दिन में हमारी सरकार कुछ अगर इसमें करती है और यूएई सरकार से बात होती है, तो शायद शहजादी की मौत टल जाए, शायद वो बच जाए, शायद वो लौट आए, शायद उसे नई ज़िंदगी मिल जाए। लेकिन ये तमाम शायद अगले 15 दिनों के लिए, अगर ये ऐसा होता है तो। पर क्या ऐसा हो पाएगा? आज की पूरी कहानी यही है। शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले की रहने वाली, पिता शब्बीर खान, माँ नाजरा बेगम, एक मिडिल क्लास फैमिली, वहाँ पैदा हुई। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक, दिखने में खूबसूरत। लेकिन जब सिर्फ 8 साल की उम्र थी, तभी एक रोज़ शहजादी के घर में एक हादसा हो गया। खाना बनाते वक्त चूल्हे पे बर्तन था, बर्तन बैलेंस बिगड़ा और छोटी सी शहजादी के चेहरे पर आकर वो सारी चीज़ें गिर गईं। उसका आधा चेहरा जल गया। एक तरफ का चेहरा ठीक है, लेकिन एक तरफ का चेहरा जला हुआ है। अब इस जलने की वजह से शहजादी के चेहरे का पूरा लुक ही बदल गया। लेकिन फिर भी घर वालों ने जितना इलाज करा सकते थे कराया, बट इतने पैसे भी नहीं थे कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा सकते थे।
बट ये उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होंगे, शायद अपने पैर पर खड़े होंगे, खुद से ही अपना वो सब कुछ कर लेगी। धीरे धीरे शहजादी ने पढ़ाई लिखाई पूरी की, बड़ी हुई और बचपन से उसे दूसरों की मदद करने का शौक़ था। उसके गांव में एक एनजीओ था जिसका नाम था रोटी बैंक। उस रोटी बैंक के साथ जुड़ गई। गरीबों की मदद करना, गरीबों को उनका हक दिलाना, सरकारी स्कीम का उन तक फ़ायदा पहुंचाना, यही इस रोटी बैंक एनजीओ का काम था। और वो उसी एनजीओ के साथ काम में लगी रही, धीरे धीरे बड़ी हुई। उम्र के उस पड़ाव पर थी कि कायदे से उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बचपन का वो हादसा, वो चेहरे पर वो जलने के निशान रिश्ते आने में रुकावट पैदा कर रहे थे। लेकिन फिर भी शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कोशिश में लगी रही, घर वाले भी लगे रहे। तभी सोशल मीडिया का दौर आ चुका था। शहजादी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, वो एनजीओ के काम के सिलसिले में भी एक्टिव थी। और ऐसे ही एक रोज़ फेसबुक पर आगरा में एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई, फेसबुक के थ्रू। नाम उज़ैर था। धीरे धीरे फेसबुक पर दोनों दोस्ती हुई और कभी शहजादी ने अपना चेहरा छुपाया नहीं सोशल मीडिया पर। उसने अपना चेहरा, असली तस्वीर हमेशा डाल दी थी। तो खैर उज़ैर के साथ दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हुई कि लगा कि शायद अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बातचीत के दौरान उज़ैर ने शहजादी को हौसला दिया कि तुम फिक्र न करो, तुम्हारे चेहरे की सर्जरी होगी, तुम फिर से खूबसूरत हो जाओगी और मैं तुम्हारी मदद करूँ। शहजादी भी उसकी बातों में थी। इसके बाद एक रोज़ उसने शहजादी से कहा कि मेरी फूफी जो है और फूफा और उनके तमाम फैमिली के लोग अबू धाबी में रहते हैं और हमारी फूफी अबू धाबी की एक यूनिवर्सिटी में, एक नामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वो सच में प्रोफेसर थी वहाँ। तो उसने कहा हमने वहाँ बात की है, तुमको अबू धाबी भेजते हैं, वहाँ उनके घर में थोड़ी बहुत हेल्प कर देना और बाकी तुम चाहो तो अपनी जॉब करना और फिर जो पैसे होंगे मेरी फूफी और उनके घर वाले भी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे चेहरे की सर्जरी होगी और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। शहजादी उज़ैर की बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी। उसने घर वालों को फिर समझाना शुरू किया और आखिरकार 2022 की शुरुआत में करीब 90,000 रुपये, सोने का एक चेन, अपने एटीएम कार्ड और जितने भी उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट थे वो सब उज़ैर के हवाले कर दिया। उज़ैर ने यूएई का उसका वीज़ा लगाया, टूरिस्ट वीज़ा, और उस वीज़ा पर 19 शायद जनवरी 2022 उसको भेज दिया गल्फ, यानी कि यूएई। अब वो अबू धाबी पहुंचती है और अबू धाबी में उज़ैर की फूफी, फूफा और उनके घर वालों के साथ वो वहीं रहती है। घर में वो थोड़ा बहुत घर वालों के काम की 3-4 घंटे की मदद कर देती, काम करके घर के, क्योंकि आपको पता है विदेश में इस तरह से मेड रखना बड़ा महंगा पड़ता है। तो उसने घर के काम वाम करने की मदद शुरू की और अपना काम करती, फिर इधर उधर धीरे धीरे वो सोचती, कुछ पैसे भी देते वो लोग, पैसे जोड़ती। फिर उसका सपना था कि यहीं कोई फुल टाइम जॉब करूँगी, पैसे ज़्यादा होंगे, फिर अपना इलाज कराऊँगी। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 11 महीने बीत चुके थे। इस दौरान में उसको वहाँ पे जॉब कार्ड मिल गया 2 साल का। अब वो वहीं रह रही है, टूरिस्ट वीज़ा से अब कोई लेना देना नहीं था। 6 दिसंबर 2022 जनवरी में वो गई थी, लगभग 11-10 महीने हो चुके थे। तो 2022 6 दिसंबर को जिस घर में वो गई थी उस घर में एक बेटे का जन्म होता है। मतलब उज़ैर की फूफी एक बच्चे को जन्म देती हैं, एक बेटे को। जन्म के बाद सब कुछ ठीक, शहजादी उसी घर में। तो बच्चा छोटा था, उसे तमाम तरह के वैक्सीन, जो टीका का इंजेक्शन होता है वो लगाया जा रहा था वहीं अबू धाबी के हॉस्पिटल में। ऐसे ही एक रोज़ करीब 4 महीने का वो बच्चा हो चुका था और उसे हॉस्पिटल में टीका लगवाया गया, वापस लौटा। लेकिन 2 दिन बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ी, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अफसोस उस बच्चे की मौत हो गई, जिसकी उम्र सिर्फ 4 महीने और शायद 11 दिन थे। बच्चे की मौत हो गई। अब मौत का सदमा घर पर था, शहजादी को भी सदमा था। अब शहजादी उसी लेकिन घर में है। थोड़े दिन बीता, अब शहजादी को लगा कि
बच्चा भी नहीं है। फिर करीब करीब उस बच्चे की मौत को हुए 51 दिन बीत चुके थे। तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब शहजादी धीरे धीरे उस घर में ये कह रही थी कि मुझे कहीं यहाँ फुल टाइम जॉब करना है तो मैं बाहर जॉब करूँगी। और जब भी वो बाहर जॉब करने की बात करती, प्रोफेसर फैमिली उसके ख़िलाफ़ हो जाती, क्योंकि उन्हें लगता कि अगर ये जॉब करेगी फुल टाइम तो घर का काम कौन करेगा। तो इस बात पे झगड़ा भी होता। उसने पासपोर्ट सब अपने पास ही रखे हुए थे, तो उसे कहीं जा भी नहीं सकती थी। वो घर छोड़कर कैसे ले जाती, इंडिया भी कैसे लौटती। तो इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे झगड़ा जब होने लगा और अब घर वालों को शायद यकीन हो गया कि शहजादी किसी दिन फुल टाइम जॉब करेगी और यहाँ से चली जाएगी, तो फिर क्या होगा। इसी के बाद 10 फरवरी 2023 की वो तारीख थी जब घर वालों ने कहा कि ठीक है, हम तुझे तेरा पासपोर्ट और सब कुछ दे देंगे, लेकिन हमारे बच्चे की जो मौत हुई थी, हमें ऐसा लगता है कि उस बच्चे की मौत तेरी वजह से हुई और तूने उसका गला घोटा। वो कहती कैसी बात कर रहे हैं आप, हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के दौरान उसके बाद मौत हुई। अच्छा, जब बच्चे की मौत हुई और वैक्सीन की बात, तो ये लोग हॉस्पिटल भी, उस हॉस्पिटल में लड़ाई भी की प्रोफेसर और उनके हस्बैंड ने। किसी वैक्सीनेशन के बाद बच्चे की डेथ हुई, लेकिन हॉस्पिटल ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये कुदरती मौत थी। तो हॉस्पिटल ने यह भी कहा कि अगर आपको हम पर शक है कि हमारी लापरवाही से मौत हुई तो आप पोस्टमार्टम करा लें, साफ हो जाएगा। लेकिन फैमिली ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया, घर आ गए। अब 51 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद अचानक 10 फरवरी 2023 का दिन घर वाले शहजादी के सामने कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगी, ये रहा पासपोर्ट, ये वीज़ा, लेकिन तुमने हमारे बच्चे को मारा। वो कहती कैसी बात कर रहे हैं। फिर वो उसको टॉर्चर करते हैं, उसके सारे कपड़े उतार लेते हैं। कपड़े उतारने के बाद अब वो बिल्कुल जिसमें पर कोई कपड़ा नहीं, उसे मारते पीटते हैं और कहते हैं कि तुम अगर एक बार ये एक्सेप्ट कर लो मोबाइल के वीडियो पर कि उस बच्चे को तुमने ही गला घोट कर मारा है, तो मैं तुम्हें पासपोर्ट भी दे दूंगी, वीज़ा भी दे दूंगी, वापस भेज दूंगी, और नहीं तो ये तुम्हारी नंगी फ़ोटो मैं सोशल मीडिया पर डालकर तुम्हारे पूरे बांदा में और तुम्हारे ख़ानदान के इर्द गिर्द इसको वायरल कर देंगे। फिर शर्म से ना तुम जी पाओगी ना तुम्हारे घर वाले जी पाएंगे। आखिर में उस घर से निकलने के लिए शहजादी वीडियो पर यह कन्फेस करती है कि हाँ, उससे गला घोटकर मैंने मारा। इसके बाद वो कहते हैं चलो अब तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। उसे गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाने के बाद एयरपोर्ट के नाम पर वो ले जाकर एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोकते हैं और शहजादी को हवाले करते हैं और कहते हैं इसने हमारे बच्चे को 51 दिन पहले गला घोटकर मारा और ये रहा सबूत, इसने खुद कन्फेस किया है। वीडियो सबूत सामने, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद कोई एक हमदर्द था शहजादी का, उसी अबू धाबी में। घर वालों को मालूम था क्योंकि वो और तो कोई वहाँ जानता नहीं था किसी को। वो कहते हैं वो लड़का भी शायद शामिल है, पुलिस उसको भी उठा लेती है। 6 महीना वो भी जेल में रहता है, लेकिन 6 महीने बाद पुलिस उसको बरी कर देती है कि नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। शहजादी के खिलाफ सिर्फ एक सबूत है और वो है वो वीडियो। और वो वीडियो भी इस तरीके का कि कोई भी शायद देख कर ये बता दे कि कोई नंगा होकर कन्फेस नहीं करता है। खैर, पुलिस ने वो केस दर्ज कर लिया। शहजादी चीखती रही, रोती रही, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद उसे कुछ वक्त तक सलाखों में रखा गया। फिर उसको अबू धाबी के अल बाटवा जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद पहले वहाँ लोअर कोर्ट में उसका मुकदमा किया। लोअर कोर्ट ने उसे सजाए मौत दे दी। फिर इस फैसले को ऊपर चैलेंज किया गया, वहाँ उन्होंने भी उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा। इस दौरान में कोई वकील अपने आप शहजादी कर नहीं सकती थी। वहाँ वकील करने का मतलब था करीब 20-30 लाख रुपए का खर्चा। वो गरीब लड़की वकील कहाँ से करती। कुछ एनजीओ को पता चला, एनजीओ सामने आए, लेकिन तब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ और एनजीओ के वकील भी यूं ही निकले और ये केस यूं ही चलता रहा। उसके बाद उसे सजाए मौत सुना दी गई और फिर ये हुआ कि मई 2023 में उसे सजाए मौत दी जाएगी। इधर घर वाले 3 महीने से, चूँकि लगातार वो बातचीत होती थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं। 3 महीने बाद घर वालों को कहीं से पता चला कि उनकी बेटी तो जेल में है। फिर उन्होंने बड़ी इधर उधर मेहनत की, तो फिर आखिरकार उस बेटी तक मैसेज पहुंचा और जेल में बेटी को इजाज़त दी गई कॉल करने के लिए अपने फादर को। उसने कॉल किया अबू धाबी से और फिर पूरी कहानी बताई। माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहाँ अबू धाबी, कहाँ बांदा,
इतने पैसे नहीं, क्या वकील, कैसी दलील, कुछ समझ में नहीं आया। पर उन्हें पूरी कहानी समझ में आ गई थी, बेटी ने बताई। उन्होंने वहीं पे एक पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारी बेटी को उज़ैर नाम के एक लड़के ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर जानबूझकर एक तरह से मानव तस्करी का काम किया और उसे सपने दिखाकर अबू धाबी अपनी फूफी और फूफा के घर में एक गुलाम की तरह काम करने के लिए भेजा और इसके बदले में उसने अपनी फूफी से 1.5 लाख रुपए भी लिए थे कि हम तुम्हें एक मेड भेज रहे हैं, इंडिया से बड़ा मुश्किल है लेकिन हम भेज रहे हैं। 1.5 लाख रुपए भी लिए। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली उज़ैर और बाकी जो फूफी सबके खिलाफ, लेकिन कमाल देखे पुलिस की किसी को अरेस्ट नहीं किया, ना कोई जांच की। उधर लड़की मौत के दरवाजे पर खड़ी, इधर बांदा पुलिस में मामला दर्ज है। लड़की के बयान के आधार पर फैमिली वाले, उसके भाई, फादर सब कंप्लेंट लिखा रहे हैं कि एक मानव तस्करी का मामला है, उसे झूठा और बहाना करके भेजा गया, उसके बदले में उससे पैसे लिए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उधर मई आई लेकिन नसीब अच्छा, बाढ़ आ गई पहले, फिर वहाँ की रॉयल फैमिली में मौत हुई तो शहजादी बच गई, लेकिन कब तक बचती। फिर अब ख्याल आया कि अब वक्त हो गया है, तो अभी अगस्त के महीने में जो बीता है, इसी अगस्त के महीने में यह फैसला हुआ कि शहजादी की मौत की तारीख अब नहीं है और वह है 20 सितंबर के बाद कभी भी। 31 अगस्त को शहजादी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मेरी मौत की तारीख ये फिक्स की गई है, अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो। उसके बाद से लगातार माँ बाप हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे, जहाँ से भी ज़रा सी उम्मीद की गुंजाइश है। मीडिया, सोशल मीडिया से भी अपील कर रहे हैं कि उनकी बातों को भारत सरकार के कानों तक, यूएई की सरकार, वहाँ के जो लोग हैं उनके कानों तक पहुँचाई जाए। इस दौरान कहानी में दूसरा जो पड़ाव है वो ये कि जिस उज़ैर की फूफी और फूफा के घर शहजादी रह रही थी और जिन्होंने उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, वो आगरा के रहने वाले हैं और अभी हाल में आगरा आए। हमारी टीम ने भी आगरा में जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। यूएई का एक दस्तूर, एक कानून, एक रूल है कि अगर या तो वहाँ के जो सुल्तान हैं, जो वहाँ के मतलब सर्वे सर्वा हैं, रूलर हैं, या तो वो माफ़ कर सकते हैं उसकी सजाए मौत को, या फिर जिसने अपने किसी रिश्तेदार, अपने बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, अगर उसके माँ बाप उसे माफ़ कर दें तो सजाए मौत माफ़ हो जाएगी। तो अब या तो उज़ैर के फूफी और फूफा अगर उसे माफ़ी दे देते हैं शहजादी को तो उसकी जान बच जाएगी, या फिर यूएई के रूलर अगर उसे माफ़ कर देते हैं तो भी जान बच जाएगी। वैसे यूएई जो है सजाए मौत के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। आखिरी सजाए मौत वहाँ 2017 में दी गई थी। 2019 में एक इजरायली विमेन को भी सजाए मौत की सज़ा दी गई थी, लेकिन रमज़ान के महीने में उसे माफ़ कर दिया गया और यूएई रूलर ने उसे माफ़ी देते हुए उसे वापस इजराइल भेज दिया था। कई ऐसी सज़ाएं होती हैं जो वहाँ रमज़ान के मौके पर माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है ये बहुत पाक महीना है, तो ऐसे में आप माफ़ी दो तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अब ये सितंबर का महीना है, अगले 15-16 दिनों में रमज़ान भी नहीं है। दो ही ऑप्शन है, या तो हमारी सरकार गुजारिश करे और इस पूरे केस की नए सिरे से जांच करें, क्योंकि अगर इस तरीके से एक जो पूरी कहानी है कि अगर वो वाकई बेगुनाह है तो फिर उसे सज़ाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। और जो गुनहगार यहाँ बैठे हैं, उज़ैर जैसे लोग जो प्यार मोहब्बत के जाल में फांस कर लड़कियों को ह्यूमन तस्करी के नाम पर न जाने किन किन देशों में भेजते हैं, वो खुले घूम रहे हैं। और वो फैमिली भी जिसके बच्चे की मौत हुई 4 महीने की, अफसोस है 4 महीने के बच्चे की मौत का सदमा कोई भी समझ सकता है। लेकिन अगर शहजादी बेकसूर है, और बेकसूर के बहुत सारे सवाल और शक इसलिए भी उठ रहे हैं कि बच्चे की मौत के बाद अगर ज़रा सा भी शक हो तो घर वालों को पहला काम ये करना चाहिए था कि उस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। और डॉक्टरों ने कहा था कि आप हमसे लड़े मत, अगर आपको लगता है हमारी लापरवाही है तो आप पोस्टमार्टम कर लीजिए। घर वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। दूसरा, अगर उन्हें लगता था कि शहजादी ही उनके बच्चे की कातिल है तो फिर 50 दिन से ज़्यादा इंतज़ार क्यों किया शहजादी को इस कत्ल का गुनहगार ठहराने के लिए।
अगर उन्हें पता था तो वो उसी वक्त शहज़ादी को पुलिस के हवाले कर देते। और शहज़ादी के पास कोई मोटिव जिसकी वजह से वो एक 4 महीने के बच्चे को मारे, क्योंकि वो तो बांदा में जो एनजीओ चलाती थी वहाँ तमाम रोटी बैंक के नाम पर उन्हीं गरीबों को, उन्हीं बच्चों को उनकी मदद किया करती थी। तो इस केस की अगर ईमानदारी से तफ्तीश हो तो सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वक्त पर हो, क्योंकि वक्त ही नहीं है, सिर्फ 15-16 दिन है। शब्बीर खान, नाजरा बेगम जो शहज़ादी के माँ बाप हैं, दर दर भटक रहे हैं, हर एक से उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई तो मदद कर दे। किसी तरीके से ये बात यूएई के रूलर तक, वहाँ के कानून तक पहुँचे, भारत सरकार तक पहुँचे। और अगर शहज़ादी बेकसूर है तो फिर ये पाप न लगे, उसे सज़ाए मौत से बचाया जाना चाहिए। तो उम्मीद यही है, दुआ यही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में वो परिवार है और हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम उस परिवार तक पहुँचे और उस परिवार के ज़रिए कम से कम अगर वो माफ़ी दे देती हैं तो भी शहज़ादी की जान बच सकती है। और मुझे लगता है कि इतने पत्थर दिल वो भी नहीं होंगे। तो कोशिश जारी है और दुआ यही है कि अगर शहज़ादी बेकसूर है तो सच में फिर उसकी जान बख्श दी जानी चाहिए। तो इसी दुआ के साथ कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज बीना जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बीना जी। और ये अक्षय, आकांक्षा और राय ने भेजा है। साथ ही जसदीप कौर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जसदीप जी। और ये हरिंदर कौर जी की पत्नी हैं। आकाश प्रधान का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आकाश। और ये विनोद प्रधान के भाई हैं। सना खान का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सना। और ये भेजा है शमीम खान ने मेवात से। शमीम खान साहब की बेटियां हैं सना। सुकांत मिश्रा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुकांत। और ये भेजा है अभय सोनी साहब ने बलिया से। आकांक्षा खुराना, इन्होंने कहा कि वो 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की सुनवाई होनी थी, स्टेटस रिपोर्ट जमा होनी थी, आपने कुछ बताया नहीं। तो हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कल वो छुट्टी पर थे, इसलिए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई। अब जैसी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कनिष्क राजपूत, इन्होंने लिखा है कि क्या कभी आपने सोचा है कि आप चुनाव में लड़ेंगे अगर कोई पार्टी टिकट दे? तो कनिष्क भाई एकदम बिना सोचे हुए जवाब यही है, पॉलिटिक्स हमारे बस की चीज़ नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जो कर रहा हूँ उसी में खुश हूँ। सूरज कुमार, ये शिप में इनकी नौकरी रहती है, फ़िलहाल ये छुट्टी पर आए हुए हैं। और थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए सूरज। अलीम खान, थैंक यू अलीम खान, बहुत बहुत मुबारक। इन्हें अभी एक बेटा हुआ और अब क्या कहूँ, इन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे का नाम शम्स रखा है। अब क्या ही बोलूँ आपको, थैंक यू सो मच। और ऊपर वाला आपके बेटे को लंबी उम्र दे, यही दुआ है। ममता भाटिया, थैंक यू सो मच ममता जी। और पूनम जैन जी, सभी ने टीचर्स डे की बधाई दी थी। राहुल कुमार एक कहानी की फरमाइश की है, पंचकुला से हैं ये। प्रियम यादव और CK यादव जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों पति पत्नी का। और एक कहानी की भी फरमाइश की इन्होंने। वीरल गज्जर, थैंक यू सो मच, एक कहानी की फरमाइश की है, जामनगर से हैं ये। युग प्रमार मुंबई से हैं और ऑल द बेस्ट युग। जर्नलिज्म के पेशे में अब तुमने कदम रखा है, तो उम्मीद यही है कि तुम आज के दौर के हिसाब से जर्नलिज्म नहीं करोगे और इस पेशे की जो हाल में इस पे बहुत सारे कलंक दाग लगे हैं, इसको साफ़ करने की कोशिश करोगे। क्योंकि न्यू कमर से ये उम्मीद है कि जर्नलिज्म जो पहले हुआ जैसे था, दिन फिर से गोल्डन पीरियड लौटे। तो यही दुआ है। एंड ऑल द बेस्ट युग। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।